नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी पे। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, ठीक है, और पूर्णांक 80। तो ये जो त्रैमासिक पेपर आपका होने वाला है कक्षा 10वीं के लिए, ठीक है, उसके लिए ये जो मॉडल सेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन बताऊँगा एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में फंसने की संभावना है। तो आप इस पेपर को एक बार ज़रूर लिखें और लिखने के बाद इसके आंसर ज़रूर लिखें और आंसर लिखने के बाद एक दो बार पढ़ें, ठीक है, तभी पेपर में आपसे अच्छे से बन पाएगा। और इससे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा फंसने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरा पेपर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल ज़रूर कर लें, उनके आंसर तैयार कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये निर्देश दिए गए हैं। निर्देश यदि आप पढ़ना चाहते हो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी सही विकल्प चुनना है आपको। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये देखिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण है। क्या हो जाएगा? वृषण। ये मादा जनन का नहीं है, ये नर जनन का है, ठीक है। बाकी सभी मादा जनन के हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा वृषण, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दूसरा, कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति दर्शाता है कि विलयन की प्रकृति है, ठीक है। क्या दर्शाता है? यानी इसमें अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय दर्शाता है, ठीक है। और आगे वाला क्वेश्चन तीसरा देखिए, मनुष्य वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो जो वृक्क है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, ठीक है। आप इन्हें ज़रूर, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनका आंसर ज़रूर आप तैयार कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है। तो पादप हार्मोन आपको बताना है साइटोकाइसिन। साइटोकाइसिन ये पादप हार्मोन है। और एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन ये नहीं है पादप हार्मोन, ठीक है। तो साइटोकाइसिन ये पादप हार्मोन है, ये आपका आंसर हो गया। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो लेंस बनाने में कांच का, जल का प्रयोग, कांच का, प्लास्टिक का। तो ये इसमें हो जाएगा इसका आंसर मिट्टी। क्या बनाने में? मिट्टी बनाने में प्रयोग नहीं किया सकता, ठीक है। इसी प्रकार से खाली स्थान देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव नेत्र के बिंदी बिंदी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता दूं कि रेटिना होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पोषण नहीं होगा, यहाँ पर ये पोषण नहीं है, इसमें होगा रेटिना। रेटिना, ठीक है, रेटिना होगा। मतलब मानव नेत्र के बिंदी बिंदी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है। और दूसरा, मानव नेत्र के बिंदी बिंदी पर वस्तु का, ये रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट हो गया वही क्वेश्चन, रेटिना होगा, ठीक है। और घेंघा रोग बिंदी बिंदी तत्व की कमी के कारण होता है। तो घेंघा रोग आयोडीन, ये आयोडीन यहाँ पर लिखा हुआ है, किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रियाशील धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बिंदी बिंदी गैस उत्पन्न करती है। यानी अभिक्रियाशील जो धातु होती है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ हाइड्रोक्साइड गैस उत्पन्न करती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पायरूवेट के विखंडन की क्रिया बिंदी बिंदी में होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर। और तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाना, ठीक है। तो ये सही जोड़ी यहाँ पर देखिए, ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका सही जोड़ी आपको मिलाना है। स्वपोषी क्या कहलाएगा? हरे पौधे। भोजन का स्थानांतरण किससे होता है? फ्लोएम से, ठीक है। और ट्रिप्सिन, पित्त, पित्त कहाँ बनता है? यकृत, इसका हो जाएगा। और स्वपोषी पौधे, परजीवी पोषण क्या कहलाता है? परजीवी पोषण ये हो जाएगा इसका पहला नंबर का, जांक।
और बाकी जो बचा ये हो जाएगा ट्रिप्सिन हो जाएगा अग्नाशय का, ठीक है। और इसी के साथ चौथा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो जैसे इसमें है निकट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो इसमें हो जाएगा 25 मीटर। कितना हो जाएगा 25 मीटर। यानी हम निकट जो मतलब अच्छे से 25 मीटर तक देख सकते हैं। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु के नाम लिखिए। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो इसका आंसर हो जाएगा Hg यानी पारा। और यदि अधातु बोलता तब होता क्या होता, ब्रोमीन, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एटनोस्फेयर। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एटनोस्फेयर ट्राईफॉस्फेट। एटनोस्फेयर ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है Na। दोस्तों बेकिंग सोडा ये होता है NaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। तो पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि, तो जल की हानि यानी वाष्पीकरण। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा वाष्पीकरण, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। लेकिन उसके बाद जो बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप तो उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो अथवा में भी दिया है कि उत्पाद क्या कहलाता है। तो अभिकारक किसे हम लिखेंगे, अभिकारक में हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। लेकिन अभिकारक में लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। इतना लिखेंगे। ये मतलब आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 इतने में कंप्लीट हो जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, संयोजन अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। ये बहुत ही मतलब सरल क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन संभावित हैं और बिल्कुल 100% आने की संभावना है। प्रश्न क्रमांक 7, परावर्तन के नियम लिखिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अथवा में अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन, ये भी बहुत ही सरल है। लेंस का सूत्र लिखिए अथवा दर्पण का सूत्र लिखिए। ये 2 अथवा में क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सरल है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9, 2 प्रबल अम्लों के रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। 2 प्रबल क्षारों के नाम व सूत्र लिखिए। ये अथवा में है, ठीक है। तो इनमें से दो में से आपको एक ही करना है और 2 रासायनिक नाम और उनके सूत्र लिखना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बहुत ही सरल है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अथवा ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित लिखिए। तो ऊष्माशोषी यानी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब बहुत ही सरल है। इनमें से 2 में से आपको एक ही करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, संक्षारण को समझाइए। संक्षारण को समझाइए मतलब इसमें समझाने के लिए बोल दिया ना, तो आपको कम से कम 5 से 6 लाइन में लिखना पड़ेगा, तभी 4 से 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अथवा रेडॉक्स अपक्रिया को स्पष्ट कीजिए। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, तो इसको भी आपको थोड़ा बृहत टाइप का लिखना पड़ेगा, मतलब 5 से 6 लाइन में तब पर भी लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये अथवा में दिया हुआ है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं। ये प्रश्न नंबर 12 देखिए, पाचन में HCl अम्ल के कार्य लिखिए। यानी हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसका क्या कार्य होता है। अथवा में लिखना है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। यानी जो भोजन को पचाने में लार का क्या भूमिका होता है, मतलब लार का क्या काम होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के से साफ करते हैं क्यों, ठीक है। अथवा में दिया है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। इस पर
दूर पारा का नहीं क्यों, मतलब पारा का उपयोग नहीं होता क्यों, ठीक है, ताबे का उपयोग होता है, इसका आपको कारण बताना है। प्रश्न नंबर 14 है, संतुलित समीकरण क्या है, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा ये और जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इनको कॉपी में लिख लें और तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही संभावना आने के लिए आपके पेपर में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आपकी वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।